ओके। पहले तो मुझे ये बताओ, मेरी आवाज आ रही है? ओके। और तुम्हारा ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है? ओके, स्क्रीन शो हो रही है। देखो, जो पेपर है वो विजिबल दिख रहा है। ओके। तो ये पिछले साल का पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और साथ के साथ में जो चीजें तुम्हें समझ में ना आए वो मेरे से पूछते भी रहना, क्योंकि 25 से 30% जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स में से ही आ जाते हैं। क्योंकि हमारी बुक तो दो ही है ना, तो उसी में से आ जाते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव में मतदाताओं को कितने प्रतिशत लोग जो थे साक्षर थे, यानी पढ़े लिखे कितने लोग थे? क्या वो 100% थे, क्या वो 15% थे, क्या वो 25% थे, या वो 50% थे? ठीक है। तो अगर किसी को पता है तो बता दो, अदरवाइज मैं तुम्हें साथ के साथ में आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी समझाते जाता हूँ। बताओ, किसी को पता है? ठीक है। तो जो पहला आम चुनाव हुआ था, यानी कि उसके जो अध्यक्ष थे वो सुकुमार सेन थे। और पहले आम चुनाव में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी। वो दिक्कतें क्या क्या थी कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उस टाइम पे जो चुनाव की जो डेट थी वो डिसाइड नहीं हो पा रही थी। और साथ के साथ में ये भी हो रहा था कि जो चुनावी जो जगह थी जहाँ पे लोगों को पहली बार चुनाव कराना था, तो लोगों को पता ही नहीं था कि किस तरीके से कराना है। तो पहले जो आम चुनाव में सिर्फ 15% ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जनसंख्या जो थी वो 85% जो थी वो अनपढ़ थी, और पढ़े लिखे कितने थे? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिपरिषद के स्वास्थ्य मंत्री था? तो अब पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री पहला कौन था। क्या वो सरोजनी नायडू थी, क्या वो विजय लक्ष्मी पंडित थी, क्या वो राजकुमारी अमृता कौर थी, या फिर वो अरुणा आसफ अली थी? किसी को पता है? ठीक है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं। वो जो अगर पहले स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो वो राजकुमारी अमृता कौर थी। सरोजनी जो नायडू थी ना, वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि महिला राष्ट्रपति है। अगर विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो ये वह इंसान है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि जो वो है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें भारत से वो बनी हुई है, मतलब वहां से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री के बारे में पूछा गया है तो वो है राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, बाकी लोग बोलो, समझ में आ रहा है? माइक ऑन करके बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन है जो स्वतंत्र भारत के संदर्भ में नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी चीज है वो जो स्वतंत्र भारत के पक्ष के हिसाब से सही नहीं है? क्या सभी देसी रियासत जो थे अपनी इच्छा से भारत संघ में मिलने के लिए एग्री हो गई थी? तो पहले तो ये बताओ, हमारे यहाँ पे देसी रजवाड़े जो थे वो कितने थे? क्या वो 565 थे, क्या वो 525 थे, या वो इनमें से और ज्यादा भी थे? तो 565 थे, राइट? है ना? तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पहले पहली वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सभी के सभी थोड़ी मिलने के लिए एग्री कर रहे थे।
चार ऐसे देसी रजवाड़े थे, जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, और एक और मणिपुर हो गया। ये इंडिया में मिलने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। नेक्स्ट चीज है, क्या देश की आंतरिक सीमाओं को नए सिरे से खींचना आवश्यक था? यानी कि क्या जो कुछ नया करने की जरूरत थी? तो हाँ देखो, जब पार्टीशन हुआ था, जब विभाजन हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी भी चीजें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे महिलाओं के साथ रेप हुआ था, लोग बेघर हो गए थे, और बहुत सारी चीजें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, तो नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत थी। फिर है थर्ड ऑप्शन, क्या भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था? ये तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो है स्पीच, भाग्यवती से 6%, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ना, जब हम लोग आजाद हुए थे। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, विभाजन के साथ स्वतंत्रता तो मिली, जबकि परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पे हिंसा और विस्थापन भी हुआ। क्या जब हमें आजादी मिली तो उस टाइम पे हिंसा और विस्थापन भी हुआ था? क्या लोग काफी मारे गए थे? तो हाँ, ये वाली बात भी ठीक है। तो इसकी मतलब फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है, और फोर्थ सही है। तो बी और डी सही है, और मुझे तो बस ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है जिसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मिलान करो वाले क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है। ट्रिस्ट द्विराज सिद्धांत, द्विराज सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? द्विराज सिद्धांत जो है उस टाइम के मुसलमानों की जो सबसे बड़ी पार्टी थी ना, जो 1905 में बनी थी, उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। तो फर्स्ट ऑप्शन का सी हो जाएगा। चलो और भी देख लेते हैं। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच है, एक बहुत बड़ा भाषण है, जो कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को उन्होंने भाषण दिया था। तो ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो यानी कि इसका सेकंड का फोर्थ हो जाएगा। तो इसमें देखो, सेकंड का फोर्थ यानी बी का फोर्थ दे रखा है। हाँ, वो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, है ना। ए का थर्ड, द्विराज सिद्धांत मुस्लिम लीग ने दिया था, और ट्विस्ट विद डेस्टिनी जो है वो दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी को कहा जाता है, जो कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जो मुस्लिम होने के बावजूद भी विभाजन के खिलाफ थे। फिर आता है अमृता प्रीतम का नाम। अमृता प्रीतम कौन थी? अमृता प्रीतम एक फेमस लेखिका थी जिन्होंने नागमणि लिखा है। तो फोर्थ का होगा सेकंड। तो सारे के सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ए का थर्ड होगा, बी का फोर्थ होगा, सी का फर्स्ट होगा, और डी का सेकंड होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल ही ठीक है। वहां तक चीजें समझ में आई? ओके। नेक्स्ट है, ये अगेन मिलान करो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पीसी महाननोबिस, देखो हमारे यहाँ पे ना टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है, और 12 का 12 पंचवर्षीय योजना होती क्या है? पंचवर्षीय योजना होती है कि सरकार ने हर एक 5 साल में कुछ नियम और कायदे कानून बनाए होते हैं, और उन्हीं कायदे कानून को हर 5 साल में, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ना, वो कृषि और बांध से संबंधित थे, कि खेती में बहुत आगे करना है, और उसके जनक थे के कामराज भारत से। और इन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसके थे MS स्वामीनाथन। ऐसे ही दूसरी पंचवर्षीय योजना आई जिसमें उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया। तो उसी टाइम पे जो इनके जो जनक होते हैं ना, मतलब जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी है, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के थे पीसी महाननोबिस। इनकी फुल फॉर्म भी है प्रकाश चंद्र महाननोबिस करके। ठीक है। तो पीसी महाननोबिस, क्या वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के संस्थापक थे? नहीं, वो प्रथम तो थोड़ी थे। प्रथम वाले तो के कामराज थे, है ना। तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के क्या वो लेखक थे? या वो जो थे, वो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, प्रथम पंचवर्षीय योजना, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक? तो देखो,
इन्होंने पीसी महालनोबिस जो थे वो एक बहुत ही बड़े सांख्यिकी थे। सांख्यिकी का मतलब होता है ऐसे लोग जो स्टैटिक्स वगैरह, जो मैचेस वगैरह में नहीं, वो एंकरिंग वगैरह करते हैं और बताते हैं कि इन्होंने इस प्लेयर ने कितने छक्के मारे हैं और इस प्लेयर ने कितने ज्यादा रन बनाए हैं। तो ऐसे लोगों को सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है। तो पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। ठीक है, तो ए का होगा फोर्थ। ओके, आगे देख लेते हैं। के एन राज, जिसको के कामराज भी बोलते हैं। के एन राज जो थे, उन्होंने भारत की पहली पंचवर्षीय योजना बनाई थी, जो मैंने अभी तुम्हें बताया भी था। वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो एम एस स्वामीनाथन थे, लेकिन अगर इंडिया लेवल की बात करें तो वो थे, वो कौन थे? वो थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माता, जिन्होंने हरित क्रांति जैसी चीजें भी करी हैं। जीसी कुमारप्पा जो है, उन्होंने इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, तो उनके नाम है जीसी कुमारप्पा। नेक्स्ट है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, जिसके नाम में ही कुरियन आ जाए, यानी कि वो मिल्कमैन ऑफ इंडिया था, जिन्होंने दुग्ध उत्पादन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करी थी। यानी कि हरित क्रांति तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा फसलों का निर्माण करना है, लेकिन जो वर्गीस कुरियन थे, उन्होंने बोला था कि भारत को हम दूध, गांव को शहर के साथ जोड़ेंगे। तो जैसे तुमने देखा होगा, जो मदर डेयरी के दूध होता है या जो अमूल का दूध होता है, ये हर दुकानों पे सुबह सुबह पहुंचता है, क्योंकि वह रात में गांव में डेयरी फार्म से वो लोग पैकेट वाला दूध इकट्ठा करते हैं और सुबह के सुबह हर एक दुकान में, शहरों में, कस्बों में पहुंचा देते हैं। तो ये शुरुआत करी थी गुजरात से एक व्यक्ति था जिसका नाम था आनंद। तभी अमूल जो कंपनी है उसका पूरा नाम है अमूल आनंद। ठीक है, तो वो वर्गीस कुरियन कौन था? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। यहाँ तक समझ में आया? तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी पीसी महालनोबिस भारत के पहले सांख्यिक प्रधान, के कामराज जो थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माता, जेसी कुमारप्पा जो कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक थे, और वर्गीस कुरियन जो थे वो भारत के पहले मिल्कमैन ऑफ इंडिया थे। यहाँ तक चीजें समझ में आई? हाँ या ना बोलो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजना आयोग के संदर्भ में गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो तुम्हें योजना आयोग के बारे में पता होना चाहिए। देखो, अभी का जो आयोग है ना, उसका नाम है नीति आयोग, जिसके बारे में तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि नीति आयोग जो है भारत का एक ऐसा आयोग है जिसका काम है कि देश और विदेश की योजनाएं बनाना। ठीक है। ऐसे ही 1950 में एक आयोग बना था जिसका नाम था योजना आयोग। अब इस आयोग का काम था कि भारत के लिए ना योजनाएं बनाना, कि भारत में हर 5 साल में क्या क्या चीजें होंगी। इस आयोग का ये काम था। तो हमें बताना है इनमें से ऐसी कौन सा कथन है जो इसके हिसाब से गलत है। तो पढ़ लेते हैं। पहला है, राष्ट्रपति योजना आयोग के अध्यक्ष है। देखो, कोई भी योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, सबके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई है। तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेट भी बता देता हूँ। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है। ठीक है। और पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलो, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक वर्ग 1944 में एकत्रित हुआ और उसको बॉम्बे प्लान कहा गया। हाँ, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉम्बे प्लान जो था ना, उसमें हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई थी कि भारत में क्या पूंजीवाद अपनाया जाएगा,
क्या भारत में समाजवाद अपनाया जाएगा? तो भारत ने बोला हमें सरकारी स्कूल की भी जरूरत है और प्राइवेट स्कूल्स की भी जरूरत है। तो हमारे यहाँ पे दोनों स्कूल सही है, तो यानी कि मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये बात जो है बिल्कुल ठीक है, डी वाली। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है दिसंबर 1951 में जारी हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 था। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हमें वो बताना है कि कौन कौन से गलत हैं। तो पहला जो राष्ट्रपति योजना आयोग के अध्यक्ष हैं, ये गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री होता है। और इसमें देखो केवल ए किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में भी है और ऑप्शन नंबर 3 में भी है। तो चलो दूसरा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, पंचवर्षीय योजना, ये हमने रूस से लिया है। रूस बोल लो या सोवियत संघ बोल लो, बात एक ही है। तो ए और सी दोनों ही गलत है। अगर ए और सी दोनों ही गलत है तो मेरा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि कैसे हुआ? बोलो, हाँ या ना बोलो, समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद वर्तमान में किसकी राजधानी है? तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ताशकंद है क्या। एक समझौता भी हुआ था जिसको हम ताशकंद समझौता बोलते हैं। क्या किसी को पता है ताशकंद समझौता किन किन दो देशों के बीच में हुआ था? एक देश का नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ, भारत। दूसरे देश का नाम बताओ। ऑप्शन दूं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश। ताशकंद जो समझो, ताशकंद जो समझौता हुआ था वो पाकिस्तान के साथ हुआ था। ताशकंद पहले पाकिस्तान में था और यहीं पे तो मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान में था, पहले भारत और पाकिस्तान एक साथ था। आज की डेट में ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। तो ताशकंद वर्तमान में किसकी राजधानी है? तो वो आंसर होगा इसका उज्बेकिस्तान की। यहाँ तक चीजें समझ में आई? बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। ये हमने आयरलैंड से लिए गए हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसे काम जो सरकार को करने चाहिए, जैसे सड़क बनवाना चाहिए, देश की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए। तो ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 51 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रेल दुर्घटना का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए 1956 के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था? ठीक है, तो ऐसे बहुत ही कम नेता होते हैं जो अपने सीट छोड़ दें, और उससे भी कम नेता होते हैं जो अपनी गलतियां मान लें। लेकिन हमारे एक टाइम पे ऐसे भी नेता हुए हैं जिन्होंने रेल दुर्घटना हो गई थी तो अपनी पोस्ट छोड़ दी, कि वो ये मानते थे कि अगर मैं रेल मिनिस्टर हूँ और मैं रेल दुर्घटना को ही नहीं रोक पाया तो मेरे रेल मिनिस्टर होने का कोई मतलब नहीं रहा। क्या वो जगजीवन राम थे? क्या वो लाल बहादुर शास्त्री थे? क्या वो इंदिरा गांधी थी? क्या वो राम मनोहर लोहिया थे? तो देखो, अब जिस बच्चे के अंदर थोड़ा सा दिमाग होगा ना, तो वो आराम से बता सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही। इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों ही प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो यानी कि ये दोनों तो होंगे ही नहीं। जगजीवन राम और राम मनोहर लोहिया। जगजीवन राव जो है राम थे, वो क्षेत्रीय पार्टी के थे, छोटे मोटे नेता थे, इतने बड़े नेता नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, वो
इसका करेक्ट आंसर होगा या नहीं होगा? हमें पूछा गया है कि इनमें से रेल दुर्घटना का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए भारत में 1956 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। तो तुम्हें पता है प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे, उनकी मृत्यु के बाद एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसको प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, और उसने बहुत पहले अपनी पोस्ट से रिजाइन भी कर दिया था ये बोल के कि मैं रेल दुर्घटना को नहीं जोड़ पाया, नहीं बच पाया, मतलब उनको नहीं ठीक कर पाया। तो किसी को याद है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री बना था? हाँ, तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री क्यों होगा? क्योंकि ये इसी वजह से चुने गए थे कि इन्होंने पास्ट पहले 1953 या 1956 के टाइम पे इन्होंने मंत्रिमंडल में थे, उस टाइम पे प्रधानमंत्री नहीं थे ये। तो इन्होंने अपने पोस्ट छोड़ देते कि मैं रेल दुर्घटना को नहीं रोक पाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी राजनीतिक दलों में विलय के प्रयास में समाजवादी की पार्टी यानी पार्टी ऑफ सोशलिस्ट का समर्थन किया? तो हमें बताना है समाजवादी जो पार्टी है वो किसने बनाई है और उसका समर्थन किसने दिया है। तो सरदार पटेल थे क्या, दीनदयाल उपाध्याय थे क्या, वो जयप्रकाश नारायण थे? तो तुम्हें इस चीज का याद रखना पड़ेगा, सरदार पटेल जो थे वो हमारे इंडिया के लौह पुरुष थे जिन्होंने देसी रजवाड़ों को एक करने में हेल्प करी थी, लेकिन उन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाई थी। और दीनदयाल उपाध्याय जो थे उन्होंने सिद्धांत दिया था जिस सिद्धांत का नाम था एकेश्वर मानवतावाद। ठीक है, ये चीजें याद रखना, इसे घुमा के पूछ सकते हैं। राम मनोहर लोहिया एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई थी, और इन्होंने नारा दिया था गैर कांग्रेसवाद, यानी कि जितने भी कांग्रेस पार्टी से नफरत करते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ और हम कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी बनाएंगे, और उस पार्टी का नाम रखेंगे गैर कांग्रेसवादी, यानी कि जो जिस पार्टी को पहले बोला जाता था समाजवादी। यहां तक समझ में आया? बाकी लोगों को समझ में आया? बाकी लोगों को समझ में आया? माइक ओपन करके बोलो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी मैंने तुम्हें सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताया था, ठीक है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये दिमाग खराब करते हैं, लेकिन इसको भी हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? जो स्टेटमेंट दे रखी होगी ना उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट दे रखी है, बांग्लादेश संकट में भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी बोझ पर डाला था। तो सबसे पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए बांग्लादेश संकट हुआ कब था। तो ये बांग्लादेश संकट जो हुआ था वो 1971 में हुआ था, ठीक है। इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 3 गुना बढ़ गई थी या कई गुना बढ़ गई थी? हाँ, बिल्कुल सही बात हुई थी कि जब बांग्लादेश संकट हुआ था ना, और ये 1971 में हुआ था, इस टाइम पे जो तेल की कीमतें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और वस्तुओं की कीमतों में चहुमुखी, चहुमुखी मतलब होता है 4 गुनी। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, बढ़ गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, औद्योगिक समृद्धि उच्च थी, बेरोजगारी निम्न स्तर पर थी। क्या मतलब जब महंगाई बढ़ जाएगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी? बेरोजगारी तो बढ़ जाएगी ना। जब महंगाई बढ़ रही है तो बेरोजगारी कम होगी या बढ़ जाएगी? बेरोजगारी तो कम हो जाएगी, लोगों के पास जॉब नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो 1970 की, अच्छा 1970 के दशक में कृषि उत्पादकता में तीव्र गति आई थी। महंगाई बढ़ गई है तो जो खेती होगी वो भी बढ़ जाएगी, उस जो क्या नाम है पैदावार है वो बढ़ जाएगी, या चीजें महंगी मिलने लग जाएंगी? अगर चीजें महंगी मिलने लग जाएंगी तो किसान क्या ज्यादा फसलें उगा पाएगा? वो भी नहीं उगा पाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है,
ठीक है। तो कथन और कथन, पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सत्य, ये तो होगा नहीं। तो हमें तो ऐसा ऑप्शन देखना है ना जहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत है। तो कथन पहला ठीक है, लेकिन कथन जो सेकंड है वो असत्य है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। समझ में आया कैसा हुआ? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में। निम्नलिखित में से किसने 1974 में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाजवादी आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में संपूर्ण क्रांति करी? देखो, संपूर्ण क्रांति का नाम आ जाए ना तो वो जयप्रकाश नारायण होगा। जयप्रकाश नारायण ने भारत में संपूर्ण क्रांति करी थी। और इंदिरा गांधी का अगर कोई रियल में दुश्मन था ना तो वो जयप्रकाश नारायण था। इस चीज को याद रखना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 में बनाए गए अकाली दल में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अकाली दल है क्या। ठीक है। ये पंजाब का दल है। ठीक है। और इसमें हुआ क्या था? तो सिखों की बात हो रही है। सिख पंजाब में ना बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। और वो हो रहे थे पंजाब के निर्माण के लिए। ठीक है। तो उस टाइम पे एक दल बनाया गया था जिसका नाम था अकाली दल। और अकाली दल किन लोगों के लिए बनाया गया था, कौन से राज्य के लिए बनाया गया था? पंजाबी के लिए, पंजाब के लिए। तो क्या वो अकाली सूबा था? नहीं, वो सिख सूबा नहीं, उसका नाम था पंजाबी सूबा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के द्वार के रूप में कार्य करता है और चीन, म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझा भी करता है? तो हमें वो देश बताना है। सबसे पहले तो ये बताओ, बांग्लादेश भारत के उत्तर में है या पूर्व में है? तो बांग्लादेश को अगर तुम देखोगे तो वह भारत के पूर्व में है। ठीक है। जिस तो वो जो है पूरब में आता है। तो इसमें देखो खाली पूरब कहाँ दे रखा है, उत्तर भारत, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण भारत। देखो ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है ना, उत्तर पूर्व भारत। अगर तुम्हें सिर्फ बांग्लादेश के बारे में ही पता होता है तो तुम आराम से इसको टिक कर सकते थे, क्योंकि इसमें पूर्व दे रखा है। तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो वो आंसर होगा उत्तर पूर्व भारत। ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपनी कविता पिलग्रिमेज ऑफ डार्कनेस में मराठी कवि, ये ना बॉक्सेस से दे रखा है, नामदेव ढसाल किसको संदर्भित करते हैं? तो इसके लिए ना तुम्हें ये पता होना चाहिए कि गरीबों के मसीहा और जो निम्न जाति के लिए जिन्होंने निम्न जातियों को जिन्होंने बहुत नाम कमाया, और जो हमारे देश के संविधान में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस करके बुक भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो मिलान वाला क्वेश्चन है। मिलान वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए ना इनको ध्यान से करना होता है। ताड़ी विरोधी आंदोलन। ठीक है। तो इस चीज के बारे में याद रखना, ये जो आंदोलन हुआ है ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ है। और भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो भी आंध्र प्रदेश ही था। क्या किसी को याद है भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश किस वर्ष बना था?
भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश कब बना था? तो वो बना था 1952 में। ठीक है। और एक व्यक्ति मर भी गया था जिन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल करी थी, जिसका नाम पट्टी श्री रामालू भी करके था। वो आंध्र प्रदेश के लिए मरा था। नेक्स्ट है नेशनल फिश वर्क्स फोरम। ठीक है, यानी राष्ट्रीय मत्स्य कर्मचारी मंच। तो ये जो फिश के मामले में सबसे ज्यादा, अच्छा देखो, केरल में एक तट है जिसको बोलते हैं मालाबार तट। वहां पे बहुत सारे मछुआरे हैं जो मछलियां वगैरह पकड़ने जाते हैं। तो मछलियों की बात आए तो केरल और तमिलनाडु आ गए, तो इसमें तमिलनाडु नहीं दे रखा, तो हम केरल वाला का मान के चलेंगे, तो यानी कि बी का 4 होगा। भारतीय किसान यूनियन की बात हो रही है और योगी आदित्यनाथ ना है। किसानों के लिए जो सबसे ज्यादा हिम्मती है वो है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ कहाँ के सीएम है? उत्तर प्रदेश, यूपी के। तो सरदार सरोवर जो डैम है परियोजना, वो कहाँ की है? गुजरात की है। ठीक है, तो इसको कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो पूरी तरह से भिन्न विरोधी दलों ने 1989 में राजनीतिक मोर्चा सरकार के निर्माण का समर्थन किया था? तो तुम्हें याद होना चाहिए 1989 ही वो डेट थी जब कांग्रेस का खात्मा हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस ने केंद्र में एक भी तरीके से वह सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि कांग्रेस का खात्मा हो गया था। तो लोगों के पास ऑप्शन आया था बीजेपी। तो बीजेपी जो थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उसने सरकार बनाई थी। और वो किसके सपोर्ट से बनाई थी? वो बनाई थी वामपंथी, यानी कि लेफ्टिस्ट करके जो पार्टी है, उनके सपोर्ट से सरकार बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजेपी और वाम मोर्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं? देखो, ये तुम्हारे पेपर में आती हैं, इस वजह से तो मैं करवा रहा हूँ मैं। अगर इसमें से कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो तुम दोबारा भी पूछ सकते हो। उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पूछनी हो जो तुम्हारे बुक से रिलेटेड है, तो वो भी तुम्हें मैं बता दूंगा। कि कोई भी पार्टी का अगर बारे में तुम्हें पूछना है तो क्वेश्चन में दे रखा हो, वो भी बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन बहुजन जो पार्टी थी वो समाजवादी पार्टी थी, मायावती की पार्टी थी, जो कि यूपी में थी। तो हमें बताना है ये जो पार्टी है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जो समाज के निम्न वर्ग थे ना, या जो अल्पसंख्यक थे, जो संख्या में कम थे, यानी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज। तो ऑप्शन सी देखो, एससी भी दे रखा है, एसटी भी दे रखा है, ओबीसी भी दे रखा है, और साथ में अल्पसंख्यक भी दे रखा है। तो मायावती की ये पार्टी थी। इन्होंने इस पार्टी के तहत यूपी में काफी लंबे समय तक शासन किया था। यहाँ तक चीजें समझ में आई? ओके। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसिमन पद किसको संबंधित करता है? देखो, परसिमन का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र, यानी कि जो चुनाव आयोग होता है उसको परसिमन आयोग बोलते हैं। तो हमें इसमें बताना है कि परसिमन क्षेत्र किसको संदर्भित करता है। तो
देखो, ये जो है ना, जो जब पहला आम चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि चुनाव जो जगह थी ना वो फिक्स नहीं थी कि कौन सी जगह पे चुनाव करवाना है। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्र को डिवाइड किया गया था कि यूपी की बाउंड्री कहाँ तक है, बिहार की बाउंड्री कहाँ तक है, राजस्थान की बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है। तो उन क्षेत्रों को निर्वाचन करना और उनकी सीमाएं खींचना परिसीमन पद का आयोग, परिसीमन आयोग का काम था। तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं खींचना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद सूची विभिन्न जनजातियों को अपनी प्रथाओं और प्रथागत यानी कि कानून के संरक्षण की पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करती है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, भारत में कितनी अनुसूचियां हैं। टोटल भारत में संविधान के अंदर 12 अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचियां हैं, 25 संविधान के भाग हैं और 470 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। तो अगर उसकी बात हो कि जो जनजातियों और प्रथाओं को अपनी आजादी से रहने की बात हो, तो छठवीं अनुसूची ऐसी है जो उनको स्वायत्ता प्रदान करती है। मतलब इनके अनुसार कि भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची में ये दे रखा है कि जो आदिवासी लोग हैं या जो निम्न जाति के लोग हैं वे अपने मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उनको इस बात की स्वायत्ता है कि उन्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये देखो, अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक थे, यानी कि जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया था, टोटल उसमें 5 थे। एक का नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत से थे, जोसेफ ब्रोज टीटो, जो टीटो थे वो यूगोस्लाविया से थे। तो यानी कि और ए का होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, और ए का ऑप्शन नंबर सेकंड किसमें है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। गमाल अब्दुल नासिर जो कमाल के इंसान थे वो कहाँ से थे, मिस्र से थे, इजिप्ट से थे, जहाँ पे पिरामिड वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और जो सुखड़े हुए इंसान थे जिनका नाम सुपर्णो था वो कहाँ से थे, वो इंडोनेशिया से थे। और जो वामे एनक्रुमा थे, वामे एनक्रुमा यानी कि जो राष्ट्रपति थे, वो जहाँ पे खाना नहीं मिलता था उसका नाम था घाना। ठीक है। वामे एनक्रोमा कहाँ के थे, घाना के थे। ठीक है। समझ में आया। बाकी लोगों को समझ में आया। बोलो, माइक ओपन करके बोलो, बाकी लोगों को समझ में आया। माइक ऑन करके बोलो, यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ओके। बाकी लोग, शिवांगी समझ में आया। नेहा। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीत युद्ध बड़ी शक्तियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता का एक गहन रूप था, लेकिन दोनों ही पक्षों के पास किसी भी हमले के प्रतिकार की क्षमता थी और विध्वंस कर पाने के दोनों ही पक्षों में कोई भी युद्ध आरंभ करने का जोखिम मोल नहीं ले सकता था। दोनों ही महाशीत युद्ध जो था वो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच की लड़ाई थी ना। और गनीमत की बात यह है कि किसी ने भी हमला नहीं किया था।
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई देश जो है हमला करने से डरता था, क्योंकि हमें पता है दोनों ही देशों के पास बहुत पावरफुल वेपन्स थे। ठीक है। तो ऐसे में वो इसलिए हमला नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था अगर हमने किया तो हमारे लिए ही ये बात, किसी भी देश पर हमले हमले करने से हम पे ही ये बात आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दोनों ही महाशक्तियां और प्रतिद्वंदी खेमे में सम्मिलित देशों को विवेकपूर्ण और उत्तरदायी कार्यों के रूप में आचरण करने की आवश्यकता की थी, अपेक्षा की गई थी। यानी दोनों ने ही बड़ी समझदारी से फैसले लिए थे। क्योंकि सोचो, अगर एक किसी भी देश ने, अमेरिका ने भी अगर बम गिरा दिया होता तो आज हम जिंदा नहीं होते। क्योंकि उस टाइम पे जब छोटा सा बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो उसका जो जापान है आज भी वो चीजें झेल रहा है। तो धीरे धीरे तो उनके पास इतने ज्यादा परमाणु हथियार हो गए थे कि आज भी हम लोग दिक्कत में होते हैं। तो दोनों ने ही बहुत अच्छा कदम उठाया था। तो पहला कथन भी सही है और दोनों, जो दूसरा कथन है वो भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक है। अब ये रूस के राष्ट्रपति के नाम बोले गए हैं और हमें इनके पीरियड के अनुसार, यानी कि इनके कार्य के अनुसार इनको वो अरेंज करना है। तो हमें पता है जो रूसी क्रांति हुई थी, यानी जो जिससे सोवियत संघ बना था, वो सबसे पहले आएंगे। तो यहाँ पे जो है वो बोरिस एल्सिन तो रूस के पहले राष्ट्रपति थे। तो वो तो सबसे लास्ट में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी लास्ट में, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। देखो, ए सी बी ई और डी दे रखा है ना। बोरिस एल्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति थे। तो सोवियत संघ के पहले जो थे वो, वैसे तो लेनिन थे, लेकिन इसमें लेनिन नहीं दे रखा तो स्टालिन दे रखा है। स्टालिन के बाद आए निकिता क्रुश्चेव, जिनका नाम तुमने सुना होगा। फिर उसके बाद आए लियोनिड ब्रेजनेव। फिर उसके बाद वो इंसान आया जिसने पूरा गोबर कर दिया, यानी मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि रूस के, सोवियत संघ के लास्ट राष्ट्रपति थे। इनकी ही तो दो नीति थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, इनकी दो परमाणु नीति थी, जो जिसकी वजह से पूरा का पूरा सोवियत संघ टूट गया। और लास्ट में बोरिस एल्सिन आए हैं, जो रूस के पहले राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें काल क्रमानुसार लिखना है, यानी कि जो समय के अनुसार लिखना है। तो सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकाबंदी, सोवियत संघ द्वारा चेकोस्लोवाकिया पे हस्तक्षेप, या फिर सोवियत संघ द्वारा हंगरी में हस्तक्षेप, या सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, या सोवियत संघ का विघटन। हम सभी को पता है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो क्रिसमस वाले दिन हुआ था, यानी 25 दिसंबर 1991। ठीक है। तो इतना तो पता है कि जो लास्ट में ना ई आएगा। तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो ए और बी दोनों में दे रखा है। एक चीज और पता है कि अफगानिस्तान में जो हस्तक्षेप हुआ था ना वो 1979 में हुआ था। तो 1979 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो किसमें फोर्थ नंबर पे दे रखा है, वो दे रखा है सेकेंड ऑप्शन में। ए सी बी डी और ई, ये इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हुआ था बर्लिन की नाकाबंदी। ठीक है, वो 1950s में हुआ था। चेकोस्लोवाकिया पे 60s में हुआ था। 56 में हंगरी पे किया था। 79 बाद में हुआ। और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है वो सबसे लास्ट में हुआ है। ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। यहाँ तक चीजें समझ में आई।